इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर एक नजर। फ्रांस से आज शाम अमेरिका रवाना होंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ करेंगे मुलाकात। फ्रांस के शहर मार्सिले में पीएम मोदी ने सावरकर को दी श्रद्धांजलि। पेरिस में सीईओ फोरम में बोले, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म हमारा मंत्र। लोकसभा में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी नया इनकम टैक्स बिल। चर्चा के लिए सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाएगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने की चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, चुने गए विधायकों से ही होगा सीएम। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन को लेकर जल्दबाजी में नहीं, कांग्रेस यूपी में एसपी से सम्मानजनक गठबंधन के लिए तैयार। आप विधायक अमनतुल्लाह खान पर मकोका लगाने की तैयारी, गिरफ्तारी के लिए यूपी, राजस्थान और दिल्ली में रेड। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के 6 अधिकारी गिरफ्तार, सीबीआई ने की कार्रवाई। रिश्वतखोरी कार। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर याचिका पर राज सुनवाई, मानहानि का मामला। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में नए कानून पर रोक की मांग। सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को नोटिस, 24 मार्च को लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। इंडियाज गॉट लैटेंट शो में अश्लीलता पर रिएक्शन, आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा का बयान दर्ज। रणवीर इलाहाबादिया समय रैना समेत 30 लोगों पर केस। असम पुलिस मुंबई में मौजूद। मुंबई में जीबीएस सिंड्रोम वायरस से पहली मौत। महाराष्ट्र में अब तक 8 लोगों की जान गई, 197 लोग संक्रमित। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन। लखनऊ के एसजीपीजीआई में चल रहा था इलाज। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में भारी भीड़। संगम में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा पर साधु संतों ने लगाई डुबकी। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। सीएम योगी सुबह से कर रहे हैं महाकुंभ की मॉनिटरिंग। माघ पूर्णिमा पर प्रशासन अलर्ट। हरिद्वार में भी माघ पूर्णिमा पर भीड़। श्रद्धालुओं ने किया गंगा में पवित्र स्नान। माघ पूर्णिमा पर अयोध्या में भारी भीड़। सरयू तट पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बंदूक से कटा बर्थडे केक। फायरिंग का मनाया जश्न, वीडियो वायरल। जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में महिला वकील के साथ दबंगों ने की मारपीट, वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी। सफेद चादर में लिपटा पूरा इलाका, ठंड बढ़ी। वॉशिंगटन डीसी में भारी बर्फबारी। व्हाइट हाउस पर जमी बर्फ की परत। चोट की वजह से जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया से बाहर। हर्षित राणा को टीम में मिली जगह। 19 फरवरी से शुरू हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में 50 मंजिल इमारत में भीषण आग। धुएं की चपेट में आई पूरी इमारत। ब्राजील में शॉपिंग कर रही महिला की जेब में फटा मोबाइल। आग लगने से झुलसी महिला। और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। अहम अपडेट फ्रांस से है। फ्रांस के मार्सिले दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। मार्सिले में पीएम के साथ मैक्रों भी मौजूद हैं। पीएम मार्सिले में आईटीईआर साइट का करेंगे दौरा। आईटीआर यानी इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट में प्रमुख साझेदार है भारत। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यहां पर काफी अहम है। प्रोजेक्ट का लक्ष्य साफ है, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी बनाना। तो मार्सिले में पीएम मोदी, खबर क्या है सबसे पहले इस पर हम नजर डालते हैं। देखिए, पीएम इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी आईटीईआर साइट का दौरा करेंगे। ये सबसे अहम खबर है इस विजिट को लेकर। भारत मार्सिले में चल रहे आईटीईआर प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण साझेदार है। जी हां, आईटीईआर साइट के जरिए दुनिया पहली बार दरअसल फ्यूजन रिएक्शन का प्रदर्शन देखेगी। ऐसा पहली बार होगा, इसलिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है। आईटीईआर साइट से पता लगेगा फ्यूजन एनर्जी का इस्तेमाल संभव है या नहीं है, यह मुमकिन है या नहीं है। इस प्रोजेक्ट का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो है साफ न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को बनाना। और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भारत फ्रांस में समझौता, इसलिए फ्रांस एक अहम पार्टनर है। दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध
बिजली निर्यातक देश है फ्रांस, इसलिए फ्रांस अपने आप में इस सेक्टर में एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। बिल्कुल, और फ्रांस में 70% बिजली परमाणु ऊर्जा से ही आती है, इसलिए फ्रांस आने वाले वक्त में भारत का कैसे मजबूत पार्टनर हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारत ने भी 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। 2047 ये मिशन लेकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए, और ये समझौता, ये बैठक उस लिहाज से भी अहम मानी जा सकती है। फ्रांस अहम पार्टनर क्यों है? इसलिए भी क्योंकि जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को विकसित करने का हमने लक्ष्य रखा है, ये टारगेट रखा है, और भारत के पास पर्याप्त मात्रा में थोरियम का भंडार मौजूद है। बिल्कुल, और यही वजह है कि भारत के पास स्कोप है न्यूक्लियर एनर्जी से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। भारत में थोरियम का विशाल भंडार है और विश्व का 21% भंडार भारत के पास है। तो ये जो आंकड़ा है, ये जानकारी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, 2014 तक देश में 4780 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता है, यानी इतनी बिजली पैदा होती है, और 2024 तक 8180 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता दर्ज की गई है। 2031-32 तक 22,480 परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। ये टारगेट है हमारा आने वाले समय के लिए। 70 फसलों की किस्मों को विकसित करने में न्यूक्लियर तकनीक भी मददगार है, तो कई मायनों में ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और यही है प्रधानमंत्री मोदी का मिशन न्यूक्लियर पावर। परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान विकास पर दिया जाएगा जोर। बजट में परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान यही वजह है कि किया गया है, यानी ये सरकार का अहम फोकस यहां पर नजर आ रहा है। 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने का लक्ष्य हमने रखा है, और उस ओर बहुत तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। भारत लघु रिएक्टर के लिए निजी क्षेत्र से साझेदारी भी करेगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहां पर देखने को मिलेगी। भारत परमाणु ऊर्जा में अग्रणी देश बनकर उभरेगा, और यही इस पूरी योजना, इस पूरे मिशन, इस पूरी प्लानिंग का मकसद भी है। नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास पर हमारा फोकस रहने वाला है। परमाणु अप्रसार के फ्रेमवर्क की बेहतरी पर भी भारत जोर दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी के सहयोग पर हमारा जोर है, और ये हमारा मिशन न्यूक्लियर पावर है। और साथ ही देखिए, भारत IAEA के सुरक्षा उपायों और इंटरनेशनल मानदंडों के लिए भी प्रतिबद्ध है, यानी भारत नाभिकीय हथियारों के प्रसार को लेकर चिंतित तो है, लेकिन उसकी जो फ्रेमवर्क है उसमें वो सुधार चाहता है। तो ये तमाम बड़ी बातें इस वक्त अगर देखा जाए फ्रांस में जो प्रधानमंत्री का दौरा है उससे जुड़ी हुई है, खासकर न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर PK घोष हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, और मनीष झा देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास ही आऊंगा। फ्रांस के बाद अमेरिका दौरे पर जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन खास बात जो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड सामने आ रही है, जो भारत का मिशन है, जो हमारी सरकार की प्लानिंग है न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, उस पर खासा जोर इस वक्त नजर आ रहा है। किस तरह से, कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की योजना है, और फ्रांस कितना मजबूत पार्टनर साबित हो सकता है इस लिहाज से, जरा बता दें। बिल्कुल, देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था, और उस वक्त जब अमेरिका समेत बहुत सारे देश ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब फ्रांस अकेला ऐसा देश था जिसने प्रतिबंध नहीं लगाया था और जिसने खुलकर भारत का साथ दिया था। तो भारत और फ्रांस के बीच में जो सामरिक संबंध हैं और उसमें न्यूक्लियर का क्या कनेक्शन है, ये तो आपने देखा ही। लेकिन संयोग देखिए कि उस वक्त से आगे बात कितनी बढ़ी कि बाद में भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील होता है। तो यानी कि पेरिस से लेकर वाशिंगटन और वाशिंगटन से लेकर दिल्ली का एक खास न्यूक्लियर कनेक्शन है। वैसे यह भी बात दिलचस्प है कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो फ्रांस के साथ भी न्यूक्लियर डील किए हुए है,
जो अमेरिका के साथ भी जिनका न्यूक्लियर डील है और जो रूस के साथ भी अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को मिलकर बनाता है। तो यानी कि रूस, अमेरिका, फ्रांस, तीनों जो न्यूक्लियर पावर मुल्क हैं, उनके साथ भारत तालमेल बिठाकर चल रहा है ताकि अपनी न केवल न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरतों को पूरा कर सके, बल्कि इस मामले में भारत जो खुद एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना है, उसके पीछे इन तीनों महाशक्तियों का एक बड़ा योगदान है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत इसका एक शांतिपूर्ण इस्तेमाल करना चाहता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल देखिए कि पिछले साल जब ये संभावना बनी थी कि कहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध में न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, कहीं यूक्रेन ज़ेपोरिजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक करने के बाद कोई न्यूक्लियर तबाही ना हो जाए, उस वक्त अमेरिका ने कहाँ फ़ोन लगाया था? उस वक्त अमेरिका ने भारत से, प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई थी कि आप बात करिए। और तब फिर यूक्रेन और रूस दोनों से बात की गई थी। ये बात खुद कोई और नहीं बल्कि व्हाइट हाउस ने भी स्वीकार किया था कि उस समय न्यूक्लियर तबाही को रोकने के लिए भारत की कितनी बड़ी भूमिका थी। तो ऐसे वक्त में जब TV9 की टीम अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में मौजूद है, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, फ्रांस से प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ आएंगे, तो आप सोचिए कि फ्रांस से उसी न्यूक्लियर पावर को कहिए या न्यूक्लियर साझेदारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन पहुंचेंगे और फिर यहाँ जब प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी बातचीत होगी तो उस वक्त भी बात यही होगी कि भारत किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो या अपनी सुरक्षा के लिए वो बराबरी पर रहकर बात करे। और तब फिर यहाँ पर अमेरिका में भी जो न्यूक्लियर साझेदारी की बात है या डिफेंस से संबंधित दूसरे और मामले पर, उन पर कई सारे अहम समझौते होना है। तो कुल मिलाकर देखिए, माहौल भले ही न्यूक्लियर का है, लेकिन इन सब के बीच में दो बात कॉमन है। पहली बात, इन सब के बीच में सेंटर स्टेज पर भारत है, और दूसरी बात, भारत इन तमाम शक्ति का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना जानता है और वही वो बखूबी कर भी रहा है। जी बिल्कुल मनीष, और देखना होगा कि ये जो विजिट है और भारत की जो नाभिकीय ऊर्जा जरूरतें हैं, उसमें ये दौरा, ये बातचीत, ये बैठकें कितनी बड़ी भूमिका निभाती हैं। सिवा सर, सवाल यहां पर यही है कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में जो लक्ष्य लेकर चल रहा है और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी या न्यूक्लियर ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो इस वक्त का इक्वेशन है, उसमें भारत क्या उम्मीद लगा सकता है? जो अपेक्षाएं हैं वो भारत की क्या हो सकती हैं, चाहे वो फ्रांस की बात कर लें या फिर उसको बैलेंस करने वाले रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों की बात कर लें। हाँ बिल्कुल, देखो अभी इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से भारत की अभी एम है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है आप न्यूक्लियर एनर्जी से बनाएं, न्यूक्लियर रिएक्टर से बनाएं, क्योंकि अभी हमारा ज़्यादातर बिजली है वो थर्मल है, कोयले से बनाया जा रहा है, जिससे पोल्यूशन होता है, और धीरे धीरे हम इसको बदलते जा रहे हैं। और हमने जिस प्रकार से न्यूक्लियर डील साइन की थी पहले अमेरिका से, फिर हम बहुत क्लोज हैं फ्रांस से, और कहीं ना कहीं रूस ने भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखे हैं जहां पर हम बिजली पैदा करते हैं, मगर अब भी वो बहुत ही कम है। क्योंकि देखो थोरियम का आपने जैसे बताया 21% भंडार भारत में है, स्कोप बहुत है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सिविल लायबिलिटी था एक न्यूक्लियर डैमेज का, जो एक लगता था कि भारत ने प्रोटेक्शन किया मगर वो एक अड़चन बन रहा था, उसमें भी हमने अमेंडमेंट कर दी है इस बजट के तहत। तो मुझे लगता है आने वाले समय में आप फ्रांस से और अमेरिका से देखेंगे हमारा जो न्यूक्लियर डील के बीच में जो सिविल एनर्जी के लिए है वो आप देखेंगे बहुत आगे बढ़ेगा, और आने वाले समय में हम कम से कम 40 to 50% अगले 15-20 साल में अपनी जो न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से अपनी पावर बनाएंगे, और ये हमारे अंदर कैपेबिलिटी भी है और ये कैपेसिटी भी है अगर हम मिलाप रखते हैं फ्रांस से और अमेरिका से। जो ITR अभी आप देखें कि जिस प्रकार से अब भारत और फ्रांस के बीच में हो रहा है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का टेस्ट है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो मुझे लगता है हमारा बढ़ाव तेज होगा। और मुझे लगता है कि जो फ्रांस है वो भारत के साथ हरदम खड़ा रहा है। जैसे सुमित झा भी बता रहे थे कि हुआ क्या 1998 में जब हम आइसोलेट हो गए थे वर्ल्ड में और कोई भी हमारे साथ नहीं था, जब हमने न्यूक्लियर। लेकिन आपने ये जो जिक्र किया ना कि न्यूक्लियर फ्यूजन का जो टेस्ट होगा, अगर ये कामयाब हो जाता है घोष साहब, तो ये पूरी दुनिया के लिए और खास करके भारत के लिए कितनी बड़ी सफलता माना जाएगा, और भारत की जो कोशिशें हैं कि आने वाले वक्त में हमें रंग लाती हुई नजर आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारत का ये जो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर पॉजिटिव मिशन है, ये कैसे आज की तारीख में आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आता है? ये मेरे ख्याल में पूरे मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि फ्यूजन जो है
वो अभी तक कंट्रोल्ड कंडीशंस में नहीं हुआ जी। है। जैसे आपका हाइड्रोजन बॉम्ब है, वो अनकंट्रोल्ड है। हाइड्रोजन बॉम्ब बेसिकली फिजन फ्यूजन बॉम्ब है, लेकिन जो फ्यूजन पार्ट है वो अनकंट्रोल्ड है। हम फिजन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ज्यादातर रिएक्टर्स जो हैं वो फिजन टाइप रिएक्टर्स हैं। लेकिन फ्यूजन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो अभी कोशिश है जो मोदी जी अभी देखेंगे, ये जो इसका रिएक्टर, ये अगर सफल हो गया तो क्या होगा, एक तो इससे हमें जो एनर्जी मिलेगा उसको, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी होगा। फिजन में क्या होता है, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं, उनको, उनका डिस्पोजल एक प्रॉब्लम होता है। कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका एक मैं बता रहा हूं। लेकिन फ्यूजन में जो है ये ज्यादातर काफी क्लीन है। तो ये अगर हम कर सकें, और इसमें भारत का एक बहुत बड़ा और सर भारत का लक्ष्य भी है, जैसा हमने बताया, कि क्लीन एनर्जी के सोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हुए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना। मनीष हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। देखिए मनीष के पास हम सीधे चलते हैं, चूंकि अगला विजिट ट्रंप के साथ ही मुलाकात का है, अमेरिका का, तो वहां पर मनीष मौजूद है। मनीष, लेकिन एक चीज तो जरूर देखी गई है दुनिया में, चाहे वो नॉन प्रोलिफरेशन की बात करें, चाहे वो सिविल न्यूक्लियर डेवलपमेंट की बात करें किसी देश के, या फिर एटॉमिक हथियारों को बनाने की बात करें, इस मामले में अमेरिका सबको शक की निगाह से देखता है। तो भारत जो कदम बढ़ा रहा है, जिस तरह के इनिशिएटिव ले रहा है, जिस तरह की महत्वाकांक्षाएं रख रहा है, ट्रंप से कितनी उम्मीद रखी जाए इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, ट्रंप से कितनी उम्मीद रखी जाए या फिर भारत पर क्या अमेरिका शंका करता है या भारत को कितना भरोसा है, इसको बेहतर तरीके से बताने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान है। मैं उनसे आपका परिचय भी करा देता हूं, क्योंकि इनसे बेहतर और कौन बताएगा। वो इसलिए क्योंकि भारतीय अमेरिकी से बेहतर क्या बता पाएंगे कि अमेरिका भारत को कैसे देखता है या फिर ट्रंप पर कितना भरोसा किया जाए। तो नाजिम शेख साहब हमारे साथ हैं, यहाँ पर जो गैस स्टेशन आप देख रहे हैं इसके मालिक हैं। नाजिम भाई, सबसे पहला सवाल तो मुझे ये बताइए कि मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोगों के इंडियन कम्युनिटी में कितनी चर्चा इसको लेकर है? चर्चा भी ये है, और दूसरी बात ये है कि अच्छा लग रहा है कि हमारे पंत प्रधान जो मोदी जी है वो हमारे बीच आने वाले हैं। तो एक्साइटेड है आप लोग? ऑब्वियसली। और ट्रंप से मिलेंगे, ट्रंप से बातें होगी, तो इसको लेकर आप लोगों में चर्चा हो रही है कि किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा? डिस्कशन वही हो रहा है कि मतलब जो अभी जैसे इलीगल माइग्रेंट्स है उन पर भी बात की जाएगी, मतलब कि इनका भी कुछ रास्ता निकाला जाए। कि कैसा है कि सबकी एक उम्मीद होती है, तो लास्ट उम्मीद हमारी यही है कि मोदी जी कुछ लोगों के हमारे उम्मीद है कि मोदी जी से कि कुछ इसका रास्ता निकले। जी, उम्मीद ज़रूर है, क्योंकि मोदी जी ही कुछ कर सकते हैं। तो ये बताइए कि नाजिम भाई, कि जब पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा था कि कुछ लोगों को बेड़ियों में जकड़ कर तब भारत भेजा गया था, भारत में तो लोग इसको देखकर खून खौला था, आप लोगों का भी यहाँ खून खौला था? खून खोला था, बट कैसा है कि उसके पीछे भी एक वजह थी। जैसे आप बोलते हैं ना, अगर आपके घर में कोई इलीगल आएगा या चोर घुस जाएगा तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप तो ऑब्वियसली उस पर एक्शन ही लोगे ना। तो वो चीज़ वो गलत थी, वो इलीगल थे, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं था, वो डंकी रूट से आए हुए थे, तो उस पर वो चीज़ पे अमेरिका ने एक्शन लिया था। और जबकि ऐसा जो दिखाया गया कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया वो, बट ऐसा नहीं था इतना कुछ। आप कितने समय से यहाँ पर हैं? मुझे 10-12 साल हो गए। अमेरिकन नागरिक हैं या इंडियन नागरिक? ठीक है मनीष मैं लौटूंगा आपके पास। वॉशिंगटन डीसी में हैं हमारे सहयोगी मनीष झा, और देखिए उनके पीछे जो है बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। काफी ज्यादा ठंडक है, लेकिन इस माहौल में, ठंड के इस आलम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनकी केमिस्ट्री है वो गर्मजोशी घोलने की कोशिश करेगी। अमेरिका दौरे के क्या मायने हैं, इस पर अलग से पूरे 1 घंटे हम करेंगे चर्चा। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि फ्रांस में हैं, इसलिए फ्रांस दौरे का भी जिक्र जरूरी है। पीएम मोदी मार्सेली में वॉर मेमोरियल जाएंगे, पीएम मोदी भारतीय सैनिकों को वहां पर श्रद्धांजलि देंगे। ये एक और अहम कार्यक्रम है फ्रांस में। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मार्सेली पहुंचकर पीएम मोदी ने वीर सावरकर को भी याद किया है। और मार्सेले पहुंचकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। जी हां, वीर सावरकर पर पीएम मोदी का पोस्ट। वीर सावरकर की बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारत की स्वतंत्रता की खोज में मार्सेले का विशेष महत्व है। मार्सेले के लोगों ने कहा था सावरकर को ब्रिटिश हिरासत में न सौंपा जाए।
तो ये कार्यक्रम खास है। मार्सिले में पीएम मोदी शहीदों को करेंगे नमन। आइए आपको इसकी भी डिटेल दे देते हैं। पीएम मोदी मजारगुए सिमेट्री जाएंगे, शहीदों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। शहीद भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रद्धांजलि देंगे। पीएम के साथ प्रेसिडेंट मैक्रोन भी मौजूद होंगे इस मौके पर शहीदों को नमन करने के लिए। और देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिक और उनको नमन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मार्सिले का सावरकर कनेक्शन क्या है? देखिए, मार्सिले में पीएम ने सावरकर को याद किया, यहां से संदेश भी भेजा सावरकर को याद करते हुए। सावरकर मार्सिले के पास ही समुद्र में कूदे थे, उनकी जीवनी में इसका महत्वपूर्ण जिक्र है। जी हां, राजनीतिक कैदी के रूप में लंदन से भारत लाए जा रहे थे वीर सावरकर, और यही वजह है कि मार्सिले पहुंचकर वीर सावरकर को याद किया है। पीएम मोदी ने भी मार्सिली पोर्ट पर पोर्ट होल के जरिए सावरकर जहाज से कूदे। फ्रांस ब्रिटेन के बीच काफी कूटनीतिक तनाव भी रहा है, और जो मार्सिले का सावरकर कनेक्शन है वो आपको बता रहे हैं। फ्रांस ने हेग अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इसका विरोध दर्ज कराया था। बिल्कुल, और ये सारी बातें सावरकर की जीवनी से जुड़ी हुई हैं, और इसलिए इसे माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो एक संदेश देने की कोशिश है उसे भारत के भी कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, जब पीएम मोदी विदेश दौरे पर गए तो वहां उन्होंने भारतीय शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उससे जुड़ी तस्वीरें कौन कौन सी हैं ये देखिए। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कब कहां गए, और उन्होंने जो विश्व युद्ध में भारत के जो सैनिक लड़े थे, जो शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि दी। देखिए, 2024 वॉर्सो पोलैंड, जून 2023 काहिरा मिस्र, जुलाई 2017 हाइफा इजराइल, अप्रैल 2015 न्यू चैपल फ्रांस, और नवंबर 2015 आईएनए मेमोरियल सिंगापुर, और नवंबर 2014 में कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत के सैनिक गए, उन्होंने युद्ध किया और उन्होंने इस युद्ध में अपनी कुर्बानी भी दी है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े, हमारे मेहमान भी जुड़े। सुमित, एक चीज समझना हम चाहेंगे कि ये एक हमें प्रधानमंत्री के विजिट का एक अहम हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये जो हमने एक एक करके तस्वीरें सारी दिखाई हैं, उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि ये उनके दौरों में जरूर शामिल रहता है। ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? वो फॉरगॉटन हीरोज जिनको शायद दुनिया भूल चुकी है कि भारत के जवानों ने विश्व युद्ध में क्या भूमिका निभाई, उन कहानियों को जिंदा करने की क्या ये कोशिश मानी जाए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 इसको सीमित मानती है, आप जर्मनी से, यूरोप से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य गाथा जो उसमें लिखी या फिर उसमें जिस तरीके से लड़ाइयां लड़ी वो दुनिया के सामने अब तक इतनी क्लियर नहीं हो पाई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं वो इन चीज़ों का जिक्र करते हैं। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि पूरे सदर्न फ्रांस के अंदर जो भारतीयों की आप कह सकते हैं कि जनसंख्या है या फिर वो लगातार जो उनकी प्रमुखता से वो काम कर रहे हैं उसको लेकर भी वो लगातार दर्शाते रहते हैं कि कैसे भारत का इन्वॉल्वमेंट इन जगहों पर। और अभी एक और बड़ा एस्पेक्ट है खासतौर पर रवि, जब आप देखते हैं कि जब भारत लगातार प्रगति कर रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे में भारत का एक नया प्रोजेक्ट जिसे हम मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, उसका एक बड़ा गेटवे होगा मार्सिले, क्योंकि यहीं से यूरोप के बाकी देशों के अंदर भारत सीधे तौर पर अपनी कनेक्टिविटी, अपनी प्रोडक्शन लाइन जोड़ सकता है। यही वजह है कि इसकी ना सिर्फ आप इंपॉर्टेंस आप पास्ट में देख लीजिए, बल्कि अभी के टाइम में भी या फ्यूचर के टाइम में भी इसके रिलेवेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी मौजूद हैं। संजय भारद्वाज साहब, एक तो न्यूक्लियर एनर्जी के मसले पर आपकी राय भी हम जानना चाहेंगे। आने वाले वक्त में भारत ने जो मिशन रखा है उसको कंप्लीट करना, उसको अकम्प्लिश करना, ये कितना मुमकिन आपको नजर आता है? और अगर ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए क्या फायदे का सौदा होगा? देखिए समीर, साफ है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट है ये जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो इकोनॉमिकली बहुत महत्वपूर्ण है। एक हमारा डिफेंस पार्टनर फ्रांस रहा है जी, लेकिन उसमें जो एक इजाफा हो रहा है कि जो हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं और खासकर फ्रांस के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसमें भारत के देखिए सेट टारगेट्स हैं। 2030 का एक टारगेट है, 2047 का जो विकसित भारत का टारगेट है और 2070 का टारगेट है, और कहीं लीड करता है और 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था वहाँ से कि हम कार्बन एमिशंस को 2 से नीचे लेके आएंगे और 2070 तक हमको जीरो एमिशंस हम की तरफ बढ़ेंगे और 2047 तक हम 50% से ज़्यादा क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। और उसमें मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है। अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी और सिविल न्यूक्लियर
एनर्जी को अगर आगे बढ़ाया जाता है और एनर्जी ट्रांजिशन भारत में होता है तो निश्चित रूप से भारत एक अग्रणी देश होगा जो कार्बन एमिशंस को खत्म करने में या ये कहिए कि क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये पहली बात है। दूसरी बात, ये बात मान के चलिए कि भारत एक रेस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर है और लॉ अबाइडिंग कंट्री है। वो जानते हैं कि सिविल न्यूक्लियर और न्यूक्लियर पावर एनर्जी को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हमने न्यूक्लियर एक डिटरेंस के रूप में तैयार किया, लेकिन हमने जो सिविल न्यूक्लियर किया है वो निश्चित रूप से पीसफुल मीन्स के लिए है और दूसरे देशों के लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज है। तीसरी बात, दूसरे देशों के लिए भी निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ा मैसेज है। जल्दी से एक और अहम खबर, उसके बाद बहल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। भारत फ्रांस सीईओज फोरम में बोले पीएम मोदी। देखिए पीएम मोदी ने वहां पर क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये हमारा मंत्र है। भारत में निवेश का यही सही समय है। भारत में पिछले एक दशक में बड़े बदलाव आए हैं। भारत जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हमारी प्राथमिकता है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के पथ पर चलते हुए आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है, जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। साथियों, आप में से अधिकतर कंपनियां भारत में पहले से मौजूद है। एरोस्पेस, पोर्ट्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेयरी, केमिकल्स और कंज्यूमर गुड्स जैसे अलग अलग क्षेत्रों में आप सब हैं। भारत में बीते एक दशक में जो बदलाव आए हैं उससे आप भली भांति परिचित हैं। तो प्रधानमंत्री ने यह संदेश जरूर दिया है कि विकास की प्रगति का रास्ता क्या है, भारत इसको कैसे देखता है। बैल साहब, लेकिन सवाल यही है कि यूरोप और अमेरिका और रूस और दूसरे तमाम देश जिस दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में एक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट और विजन के साथ प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। ये सारे देश जो इस वक्त किसी स्थिति में उलझे हैं, कैसे देख रहे होंगे भारत के इस एजेंडे को, भारत के इस विजन को? आपका नजरिया क्या है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। सबसे पहले जो दो महायुद्ध चल रहे हैं, एक तो रशिया यूक्रेन का और मिडिल ईस्ट के अंदर जो टेंशन्स चल रही है, इसके अंदर सबका ध्यान केंद्रित इन चीज़ों पे है, या टैरिफ वॉरफेयर के ऊपर है, यानी कि इकोनॉमिक वॉरफेयर के ऊपर है। तो उस समय में भारत जो लेके जा रहा है एक मैसेज, वो मैसेज बहुत क्लियर है कि आज भारत 30 करोड़ से ऊपर मिडिल क्लास का है। भारत आज बहुत बड़ी एक मार्केट है। भारत आज तीसरे बड़े इकोनॉमिक पोटेंशियल वाले देश में बदलता जा रहा है। और भारत की जो टेक्नोलॉजी के अंदर कंट्रीब्यूशन है या स्पेस के अंदर कंट्रीब्यूशन है, कई ऐसी जगहों पे जो कंट्रीब्यूशन है, वहां पे हम रिफॉर्म और परफॉर्म करते जा रहे हैं। तो ये सही समय है कि जितने भी देश हैं वो भारत के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए ट्रेड में बढ़ाएं। अभी इंडिया और फ्रांस जो है 5वें सबसे बड़े ट्रेड जो भारत का पार्टनर है वो फ्रांस है। 13.38 बिलियन डॉलर का ट्रेड है फ्रांस के साथ, और साथ साथ में फ्रांस 11th सबसे बड़ा इन्वेस्टर यानी कि एफडीआई इन्वेस्टर 2020 से लेके 2024 तक भारत का रहा है। तो अगर ये सारी क्षेत्र हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी इस समय भारत के अंदर है। अगर भारत में वो आज इन्वेस्ट करेंगे, भारत की जनता में इन्वेस्ट करेंगे, भारत की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, तो भारत की ग्रोथ के साथ साथ विश्व की ग्रोथ में भी एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा बन जाएगा वो। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और सबका इस वक्त जोर नजर आ रहा है न्यूक्लियर एनर्जी पर। कैसे पॉजिटिवली विश्व की, दुनिया की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये अपने आप में वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। न्यूक्लियर क्रांति में एक तरह से भारत का जो दम है वो साफ तौर पर दुनिया देख रही है। क्या क्या होता है, और इस दौरे में हमारी नजर लगातार बनी रहेगी